केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक प्रावधान या केंद्र और राज्यों के मध्य कौन कौन से संबंध हैं, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 और 12 में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों के तहत किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं विधायी मतलब कानूनी संबंध किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मध्य कानूनी संबंध किस प्रकार से हैं। केंद्र अथवा राज्य द्वारा किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति को विधायी शक्ति कहा जाता है। अर्थात कानून बनाने की जो शक्ति होती है उसको हम विधायी शक्ति कह सकते हैं। हम एक ऐसी प्रणाली का पालन करते हैं जिसमें विधायी शक्ति का वर्णन करने वाली 2 प्रकार की विषय सूची होती है, जिन्हें हम क्रमशः संघ सूची और राज्य सूची के रूप में देखते हैं, जो कि भारत के संविधान की अनुसूची 7वीं में बताई गई है। इसके अलावा एक अन्य सूची भी है जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। इस सूची के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन जब कभी समवर्ती सूची के विषय को लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, इसको लेकर अगर दोनों स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में कंट्रोवर्सी अगर होती है तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून मान्य होगा। संघ सूची के अंदर लगभग 100 विषय शामिल हैं और ये तीनों जो सूचियाँ होती हैं उसमें सबसे बड़ी है। इन राष्ट्रीय हित के जो महत्व के 100 विषय हैं, इन पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, संसद को है। इस सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है, वहाँ की संसद के पास होता है। इसमें मुख्य विषय जैसे रक्षा, रेलवे, जनगणना, पोस्ट टेलीग्राफ, आयकर, कस्टम, इसमें विदेश सेवा, वित्त, ये जो हैं ये सारे संघ सूची के विषय हैं और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विधायी संबंध में केंद्र और राज्यों के मध्य 7वीं अनुसूची के अनुसार विषय बांटे गए हैं। दूसरी सूची जो होती है राज्य सूची, उस राज्य सूची के अंदर 62 विषय हैं। उन पे जैसे पुलिस है, उद्योग है, इस पे संबंधित सरकार अपना कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायी संबंधों में सूचियों के आधार पर संविधान के द्वारा ये बंटवारा किया गया है और उसी के अनुसार ये अपने कार्य करते रहते हैं। प्रशासनिक संबंध संविधान के अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। प्रशासनिक संबंधों से तात्पर्य केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यपालिका संबंधी तालमेल से होता है। सामान्य रूप से संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जो संविधान के द्वारा बताया गया है, परंतु प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में संघीय सरकार हमें ज़्यादा ताकतवर या शक्तिशाली नज़र आती है और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के प्रशासन पर संघ का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है। जिस प्रकार से अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, जो IAS वगैरह होते हैं, IPS होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन राज्य सरकार में उनकी पोस्टिंग होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार के प्रशासन पर संघ सरकार का पूर्ण नियंत्रण किया गया है। केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि वह आवश्यकता अनुसार कभी भी राज्यों को निर्देश दे सकता है। इसके अलावा संसद को यह अधिकार है कि अंतर्राज्यीय नदी विवादों पर फैसला भी कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के निर्माण भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। भारतीय संविधान ने प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। इसमें IAS और IPS जैसी अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण और इन्हें राज्य के प्रमुख पद आवंटित करने संबंधी प्रावधान शामिल हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की मौजूदगी से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ सेंटर का नियंत्रण होता है। तीसरे जो संबंध की बात करते हैं, वित्तीय संबंध, इनका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 268 से 293 तक किया गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है। साथ ही संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन भी किया गया है कि किस प्रकार से कौन से टैक्सेस किसके अधीन रहेंगे, कौन से टैक्सेस किसके अधीन रहेंगे, कितना टैक्स का हिस्सा किस सरकार को मिलेगा। ये हमें भारत शासन अधिनियम 1935 पर पहले था, उसके आधार पर यह बनाया गया है। गौरतलब है कि वित्त आयोग के सुझाव पर केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण किया जाता है। संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों को राजस्व का स्वतंत्र स्रोत प्रदान किया गया है। संविधान के अनुसार संसद के पास संघ सूची में शामिल विषय पर कर लगाने की शक्ति है।
राज्य विधायिका जो राज्य सरकारें होते हैं उनके पास राज्य सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने की शक्ति दी गई है। संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास ही समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार है, लेकिन अगर कभी कंट्रोवर्सी होती है तो संघ सरकार का यह मान्य होगा। संसद के पास अवशिष्ट विषयों के संबंधित मामलों पर भी कर लगाने का अधिकार है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार भारत में केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है और इससे संबंधित मामलों पर कर भी लगा सकती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सुरक्षित है। भारत के लिए संघवाद का क्या महत्व है? भारतीय प्रशासन में शक्ति केंद्र से स्थानीय निकायों यानी पंचायत तक प्रभावित होती है। इसी कारण देश में विकेंद्रीकरण आवश्यक है। मतलब भारत के अंदर संघवाद क्यों आवश्यक है? क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा है और यहाँ विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबी निवास करते हैं। यहाँ का क्षेत्रफल और जनसंख्या की अधिकता के कारण हमारे यहाँ जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर पंचायत तक किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्र सभी शक्तियों का अधिग्रहण न करे। यही संघवाद की आवश्यकता को जन्म देता है, अर्थात इसीलिए भारत के अंदर संघवाद अपनाया गया है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा हावी नहीं हो। यह प्रणाली कार्य के बोझ तले दबे प्रशासन की काफ़ी मदद करती है। गौरतलब है कि केंद्र पर बैठे अधिकारी गांवों तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण गांव का विकास अछूता रह सकता है। इसलिए स्थानीय सरकार कार्यपालिका को निचले स्तर तक पहुंचने में मदद करती है और देश के सभी नागरिकों को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत के अंदर संघवाद की आवश्यकता है। भारत में विभिन्न नस्लों और धर्मों के लोग मौजूद, जैसा कि मैंने आपको बताया। सरकार ने एक धर्मनिरपेक्ष विचार को अपनाया है। 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है। संघवाद की अवधारणा देश के अंतर्गत विविधता को कायम रखने में मदद करती है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में संघवाद के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंडियन फेडरल सिस्टम का ये अंतिम वीडियो होगा। इसमें ये पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा। अब सवाल यह आता है आपके कि भारतीय संघवाद के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। भारतीय जो फेडरल सिस्टम है उसके समक्ष चुनौतियाँ, इसका अध्ययन हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। क्षेत्रवाद भारत को संघवाद के समक्ष चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखने को सामने आता है। इसमें संघवाद सबसे अधिक लोकतंत्र में ही कामयाब रहता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का केंद्रीकरण को कम करता है। अर्थात संघवाद का मतलब ये हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो संघवाद में भारत जो संघात्मक सिस्टम जिस प्रकार से अपनाया गया है उसमें सबसे बड़ी समस्या भारत के सामने क्षेत्रवाद की आ रही है। क्षेत्रवाद में अपने क्षेत्र विशेष के लोगों के बारे में लोग अपने ज़्यादा पक्ष रखते हैं या उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इससे भारतीय संघवाद को एक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के विपरीत भारत में शक्तियों का वितरण संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित 3 सूचियों के तहत किया जाता है। शक्तियों के विभाजन का आधार सिद्धांत यही माना जा सकता है कि जो विषय राष्ट्र महत्व के हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है और विषय जो क्षेत्र महत्व के हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। इसके अलावा समवर्ती सूची में वह विषय शामिल किए गए हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। विवाद की स्थिति के अंदर केंद्र का प्रमुख माना जाएगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको समझा दिया है। इस प्रकार शक्तियों के बंटवारे में कई प्रावधान हैं जिसमें केंद्र की वरीयता दी गई है, क्योंकि केंद्र सरकार की संघ सूची के अंदर लगभग 100 विषय हैं और समवर्ती सूची पर भी केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 249 और 50 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको राष्ट्रीय महत्व का या संघ सूची का विषय भी बना सकती है। इस कारण से राज्यों के मध्य विकेंद्रीकरण का भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा वरीयता दी गई है। दूसरा जो बात है, एक सामान्य महासंघ में संविधान में संशोधन शक्ति महासंघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और इसकी इकाइयों के बीच एक साझा आधार पर विभाजित होती है।
लेकिन भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति ज़्यादातर जो प्रावधान हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही हैं, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट संविधान संशोधन करने के मामले में ज़्यादा हावी रहती है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की 3 प्रक्रियाएँ हैं। सामान्य बहुमत संसद का, सामान्य बहुमत के साथ विशेष बहुमत, उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत। तो ये पहला और दूसरा दोनों ही संसद के अधीन है, अर्थात संसद चाहे इसमें जो चेंज कर सकती है। तीसरा जो होता है विशेष प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं की समर्थन, ये बहुत कम होता है। ज़्यादातर संशोधन विशेष बहुमत, उपस्थित एवं मतदान करने वाले के विशेष बहुमत के आधार पर हो जाता है और वो डायरेक्ट संसद के अधीन होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है वो ज़्यादातर केंद्र के पास है। इस आधार पर क्षेत्रीय शक्तियाँ या क्षेत्रवाद जैसी समस्या उभर कर सामने आती है। भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का कार्यकाल एक संवैधानिक मुद्दा रहा है, क्योंकि यह कभी भी भारतीय संघीय चरित्र के लिए खतरा बन जाता है। केंद्र सरकार इस तरह के संवैधानिक कार्यालय या पद का दुरुपयोग किया जाना सदैव ही देश की तीखी बहस और मतभेद का विषय रहा है। क्षेत्रवाद है इसका प्रमुख जो एक चुनौती है उभर कर हमारे सामने आती है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था देश के विकास को आगे बढ़ाना है, परंतु यह तभी संभव हो सकता है जब देश में केंद्र और राज्य सरकार एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में कार्य करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कई बार केंद्र और राज्यों के मध्य सुगम संबंध स्थापित न बन पाने के कारण राजनीतिक मतभेद भी हो जाते हैं और देश में सहकारी संघवाद के लिए सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि वर्तमान में जो राजनीतिक दल केंद्र में है उसकी सरकार देश के लगभग 2/3 राज्यों में है। अतः आवश्यक है कि देश में संघवाद के समक्ष मौजूद चुनौतियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में राज्यों की अधिक भूमिका को सुनिश्चित किया जा सके। थैंक यू। इस वीडियो में हम इतना